नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। क्या अमित शाह इस वक्त बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में है, मेंटली प्रेशर में है और इस कदर प्रेशर में है कि शाह अब मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल राहुल गांधी का है और राहुल गांधी ने संसद भवन में शाह के बारे में बताया कि वो मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त हैं और हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। बहुत छोटी सी चर्चा हम लेकर के आए हैं कि अब राहुल के तेवर भी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नॉर्मली राहुल बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें करते हैं। वो जो है, चाहे तकनीकी की बात करें, ड्रोन की बात करें, कुली की बात करें, लेबर की बात करें, किसान की बात करें, सोफिस्टिकेटेड चर्चा करते हैं। शब्द भी उनके बड़े चयनित होते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द होते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी अब मोदी और शाह के ही पिच पर वहीं जाकर के खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं, तय कर चुके हैं? जरा लाइए हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको राहुल गांधी की एक क्लिप सीधा सुनवाता हूं, कोई भूमिका नहीं, और फिर उसी पर चर्चा करेंगे। भैया सुनवाइए जरा, शुरुआत में तो पोल्यूशन की बात सुनवाइए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा सर कि जैसे वंदे मातरम और एसआईआर की चर्चा हुई, वैसे ही इस पे भी सरकार नहीं, वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में। तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीज़न है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रिमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं। तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। हेमंत भाई फिर से गाली वाली बात फिर ले आए, धज्जियां उड़ा दी हमने इनकी। क्या है ये, राहुल मोदी शाह के पिच पर अब जाकर के उनके खिलाफ खेलना चाह रहे हैं? राहुल अमित शाह को मेंटली डिस्टर्ब बता के और गाली वाली चर्चा छेड़ करके फिर कमजोर नस दबा रहे हैं। होता ना कई बार कि आदमी बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो उसको कुछ भी बोलो तो फिर वो उछल कूद करेगा, कुछ फिर गलती करेगा। क्या ऐसे ही राहुल गांधी मतलब जानबूझ करके वो जो है कमजोर नस दबा रहे हैं? क्या है ये राहुल में? राहुल की हमने बहुत सुना है, राहुल नॉर्मली ऐसा बोलते नहीं। नहीं आशीष भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस बात में कोई हकीकत किस तरीके का वो फसाना कोई नहीं है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दो टूक कि जो दो डिबेट हुई, पहली वंदे मातरम के ऊपर और दूसरी एसआईआर के ऊपर, उस पे सरकार कंप्लीटली बैकफुट पे नहीं थी। कंप्लीटली बैकफुट पे नहीं थी, डिफेंसिव थी, डिफेंसिव थी। और जब जिस तरीके से जो अमित शाह जी के मुंह से एक शब्द निकला, जिस तरीके से वो दहाड़े, उसके बाद वो गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। संसद के अंदर कोई शत्रुता भाव नहीं होता, मैं और आप प्रतिस्पर्धी हैं, आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं, कोई खास बात नहीं।
तो उसके बावजूद भी जिस तरीके का गुस्सा कि लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, जो भी, तो वो अपने आप में एक खास तरह की खींच थी। वो खींच कहते हैं उसको, टीच, कि मैं इतना बढ़िया ऑरेटर होने के बावजूद भी अपनी बातों को उन तथ्यों के साथ नहीं रख सकता, क्योंकि सीमाएं हैं। जो सवाल पूछे हैं, अगर उनमें से एक भी सवाल का जवाब दे दिया तो मारे गए, फिर तो सच्चाई पे तो बोल ही नहीं सकते ना। तो इसलिए सारे के सारे सवालों को साइड स्टेप करके अमित शाह चले गए थे। अब राहुल गांधी ने इसी को लाइन बना लिया है, अगर आपने देखा हो। इससे पहले आज उन्होंने, आपको ध्यान हो, सुबह कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई थी सुबह सुबह हाउस से पहले, और वहां पर उन्होंने सभी सांसदों को बधाई दी कि दोनों मसलों पे हमने सरकार को मैट पे डाल दिया, चाहे वो वंदे मातरम पे एक्सपोज की बात हो, चाहे एसआईआर पे एक्सपोज करने की बात हो। और प्रियंका भी बोली वहां पर, और कुछ सांसदों, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के सांसद और केरला के सांसद, उनको उन्होंने शाबाशी भी दी उनके ओवरऑल संसद सत्र में भूमिका को लेकर के। यानी कि अब कांग्रेस, जो एक राहुल गांधी पर एक आरोप लगता था ना कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विदेश भाग जाते हैं, चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। ये अप्रूव हो रहा है इस हाउस के अंदर कि वो इस सदन के अंदर, जब एसआईआर पे चर्चा थी तो खट से मैदान में आ गई, वंदे मातरम पे चर्चा का अपने डिप्टी को मौका दिया, बाकी सबको मौका दिया, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी बोली। तो अब कांग्रेस में देखिए अकेला एक राहुल या खड़गे नहीं है, सेकंड लाइन में आप देखिए तमाम लोग आ गए। भारतीय जनता पार्टी के पास निशिकांत दुबे टाइप्स के अलावा कोई मेरिट में बोलने वाला तो है नहीं भाई। आज की तारीख में संख्या बल को आप छोड़ दीजिए, संख्या बल को किसका है, क्या है, कैसे आया, चुनाव में क्या क्या डेटा मैनिपुलेशन हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या रही, वो एक अलग पक्ष। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज कांग्रेस पार्टी के पास संसद के अंदर वक्ताओं की कोई कमी नहीं है। और ये आपने एसआईआर के मुद्दे पर भी ऑब्जर्व किया होगा, और ये आपने वंदे मातरम वाले मसले पे तो खुल के ही देखा होगा, जिस तरीके से न केवल कांग्रेस के वक्ताओं ने बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर के तृणमूल से लेकर किसी ने भी नहीं बख्शे। तो भारतीय जनता पार्टी की खींच और टीस स्वाभाविक थी, और उसी चीज को, उसी मूवमेंट को राहुल गांधी रिलीज कर रहे हैं। अब अगली चीज और सुन लीजिए, ये सारा चल रहा है, राहुल गांधी को 15 को जर्मनी जाना है, वहां पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का बहुत बड़ा यूरोप के लेवल का सम्मेलन है। तो वहां पर एक वो बिहार के चुनाव में जो कुछ हुआ था वो चीज अब पीछे होगी, और संसद के दौरान, सत्र के दौरान, विंटर सेशन में जिस तरीके से पूरी सरकार को मेरिट्स के ऊपर मैट पे डाल दिया अपोजिशन ने, वो एक बड़ी चीज है जिसकी गूंज अब आपको जर्मनी में सुनाई देगी, बर्लिन में और सब जगह। तो वो एक बड़ी चीज है। दूसरा, जर्मनी में आपको पता है किस तरह का उनका अतीत रहा है, नाजी पार्टी का रोल, वहां पर उस सम्मेलन का आयोजित होना, और भारत में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है, उन सारों का एक स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं एक समानता भी दिखती है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है। तो उस सारे, इसीलिए आपने जो नोट किया होगा कि राहुल गांधी कहीं जाए, भाजपा को क्या समस्या है भाई, प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे जा रहे हैं, 15 से 18, रोक लो ना उनको। राहुल तो सेशन के दौरान बाहर चले जाए तो पाप कर दिया उन्होंने, और प्रधानमंत्री जाए तो वो विश्वगुरु है, वो कहीं भी जाए डंका बज गया। तो ये जो जिसको आप कहते हो ना कि दोगलापन, हिपोक्रेसी जो आप जिसपे वो करते हो, तो हिपोक्रेसी पर्सोनिफाइड है, स्पेशली टू द भाजपा। अब जितनी भी परिस्थिति आपने देखी इस हाउस के दौरान, इस सेशन के दौरान, और अभी भी आज जिस तरीके से उन्होंने पर्यावरण की बात कह करके, प्रदूषण की बात कह करके सरकार को ऑफर किया, वो भी एक तरीके की विक्ट्री। आपको पता है राहुल गांधी के मुंह से कोई शब्द निकले तो सरकार के लिए तो वो शब्द वैसे ही अछूत हो जाता है, उसको तो छुएंगे ही नहीं। आज उन्होंने जैसे ही पर्यावरण प्रदूषण की बात कही तो खड़से रिजिजू जी ने कहा कि हम इस पे स्ट्रक्चर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार डिफेंसिव पे है, बैकफुट पे है, बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। और खास तौर पर देखिए एसआईआर के मुद्दे का तो सारे देश को पता लग गया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पिछले जो 11.5 साल में जो एक इन्होंने राष्ट्रवाद का जो झंडा फहराया था बिना मतलब का, उसको जो आप जब वंदे मातरम की डिबेट देखेगा कोई भी आदमी, क्योंकि हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है, जो नए यूथ है खासतौर पे, उनको तो कभी एनसीईआरटी से आपने कुछ हटवा दिया, कभी सीबीएसई से कुछ हटवा दिया, उनको तो पहली बार ऐसी डिबेट देखने को मिलेगी जहां भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय लफाजी, झूठ और एक खास तरह के नैरेटिव के। और उसमें वो बहुत बुरे तरीके से हर स्टेप पर एक्सपोज होते पकड़े गए वो। और वो सवाल आज भी तमाम लोगों में गूंज रहा है कि जब आप वंदे मातरम के इतने बड़े पैरोकार थे, फिर नमस्ते सदावत्सल्य की क्या जरूरत है, और आपने जनगण मन राष्ट्रगान को 52 साल तक क्यों नहीं गाया, और आपने राष्ट्रीय ध्वज को उसके आरएसएस के हेडक्वार्टर पे क्यों नहीं लगाया, और जब उसको
किसी और ने लगा दिया 3 युवकों ने, तो उनके खिलाफ 13 साल मुकदमा क्यों लड़ा कोर्ट में? तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो कथित राष्ट्रवाद था, दैट स्टैंड्स ट्रूली एंड बैडली एक्सपोज्ड एज फार एज दिस पार्लियामेंट सेशन इज कंसर्न्ड। और आपने इन 11.5 साल के शासन में भाजपा को इतने रक्षात्मक में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन, वो टीस, वो ऑफेंसिव, और राहुल गांधी को अब ये पता लग गया कि ये इनकी कमजोरनेस है, तो वो उन्हीं के पिच पर जाकर के उन्हीं को वहां पर जाके चुनौती दे रहे हैं। ये इससे कांग्रेस के लोगों में एक खास तरह का जोश आना स्वाभाविक है कि इनको भी घेरा जा सकता है, इनको किस रूप में घेरा जा सकता है, वो इस सदन सत्र में स्पष्ट दिखाई दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हेमंत भाई, एक बात अभी चर्चा में 2 बातें आई हैं, दोनों पे समझना होगा। एक तो मीटिंग, संसद भवन में आज राहुल ने मीटिंग की, उसका पर्पज, क्योंकि नॉर्मली मतलब ये बीजेपी, ये सब खबरें बीजेपी से आती है कि आज मोदी जी ने गुरु मंत्र दिया, आज मोदी जी ने सांसदों को फॉर्मूला बताया, जीतने का तरीका बताया, सब वही नॉर्मली हो करते हैं काम। लेकिन राहुल जो है, अब आज उन्होंने सभी सांसदों को बुलाया था, खाली थरूर नहीं थे, और थरूर के बारे में खबर ये भी आई कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तो उस विषय पर ही नहीं जाना है कि थरूर क्यों नहीं आए। उनके बारे में खबर है कि माँ की तबीयत खराब है, तो वहां पर केरल गए हुए हैं, और वहां पर निकाय चुनाव भी है। एक तो मीटिंग वाला मसला। दूसरा, उसके साथ एक दौर था आज 10 साल पहले, मोदी जी के युग, मोदी का युग जब बीजेपी में आया, उससे पहले भाजपा में बहुत जबरदस्त वक्ता हुआ करते थे। हम लोग भी कहते थे कि भाजपा की एक मतलब जो जिस उसमें माहौल में, परिवेश में वो आगे बढ़ते हैं, वहां पर उनको कुछ और न बना पाए वो परिवेश, लेकिन एक वक्ता बेहतर बना देता है। वो शुरू से ही बोलना, और संघ का जो पैटर्न है उसमें आप गिनेंगे तो, हालांकि सुषमा स्वराज जैसी लीडर संघ से नहीं आई है, वो तो समाजवादी धड़े से भाजपा में आ गई थी। लेकिन सुषमा हो, जेटली हो, अटल जी का तो कहते ही थे लोग, अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, मतलब एक लंबी कतार थी। और ऊपर लेवल नहीं, ये तो हम बड़े नाम बता दिया मैंने, जो सामान्य सांसद थे, सामान्य सांसदों की बात कर, सामान्य सांसद भी बहुत अच्छे वक्ता थे। आपने आज बहुत पॉइंट ये महत्वपूर्ण उठाया है। आज भाजपा में मतलब कहते ना कि एक फिर देहाती शब्द मैं इस्तेमाल कर दूं, गलदोदई, एक जो है गलदोदई, मतलब कि कुछ भी, कोई कुछ भी पूछे, कुछ भी उसके सामने अंड बंड कुछ भी बकते रहो। आप सोचिए आज की तारीख में वक्ता कौन है? घूम फिर के मिलते हैं निशिकांत दुबे, जो आदमी जितना मुंह खोलता है उतना भाजपा फंसाता है, अपमानित करवाता है, जितना मुंह खोलता है। अभी क्या क्या पकड़े गए उस दिन, क्या क्या बोले, खूब बाद में चला वो क्लिप चली, क्या क्या बोले थे। अनुराग ठाकुर, वंदे मातरम को वंदे भारत, मतलब अब सोचिए आप, ये ऑडिटर नहीं है, इनके दिमाग में परमानेंट मोदी जी है, मोदी जी है, तो वंदे मातरम की बजाय वंदे भारत पर डिबेट कर रहे थे। दुनिया वंदे मातरम की बात सुन रही थी, वंदे भारत की बात सुना रहे थे, वंदे भारत। तो अब वक्ता नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अब जो लोग हैं वो बदतमीजी करने में थोड़ा माहिर है। आपने सुने था दानिश अली को, क्या अब उनको कहिए आप विधोड़ी को वक्ता है बहुत अच्छे, तो समझ लीजिए यही वक्ता है। ये बदतमीजी करने में माहिर है, किसी के साथ तू तड़ाक, उल्टा सीधा उसको बक सकते हैं, धमका सकते हैं, गरिया सकते हैं। अनुराग ठाकुर की भी आपने महारत सुनी है। तो ये वक्ताओं की जो कमी आई भाजपा में, एक तो इसकी वजह, और राहुल ने आज क्या ट्रेनिंग दी है संसद में, क्या समझाया, बताया, बतियाया है, वो जो इनपुट है, ये दोनों मैं चाहता हूं जरा एक बार। आशीष भाई देखिए, पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दौर याद करिए कि कौन कौन वक्ता होते थे। प्रमोद महाजन वाज वन, अरुण जेटली वाज देयर, सुषमा स्वराज वाज देयर, उसके बाद वसुंधरा राजे वाज देयर, रामविलास शर्मा जैसे लोग होते थे, बड़े बहुत जबरदस्त वक्ता भाई, धारा प्रवाह। शिवराज चौहान अच्छा बोलते हैं, राजनाथ सिंह अच्छा बोलते हैं। आज की तारीख में उन सब, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं चले गए, अब आज की तारीख में उनको फ्रंट से उठा करके बैक बेंचर बना दिया। ठीक, गुजराती जो क्या था, वो चेतक जो घोड़ा था उसकी माँ गुजराती थी, उनको ये बताना शुरू कर दिया। जो अपने नेहरू जी थे वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रहे थे सरकारी पैसे से, ये राजनाथ जी जैसा वरिष्ठ आदमी बताता है, वरिष्ठ तब। तो रोल जो थे वो रोल रिवर्स कर दिए गए। आप कह रहे हो कि भाजपाइयों के दिमाग पर मोदी और शाह, नो, गलत।
मीडिया के नाम पर अपने नाम के साथ एक महिला एंकर ने बता दिया कि मैं फलाना, अपने नाम के साथ मोदी बोल दिया उसने, लाइव टीवी हम्म, बनाई। हम्म, समझ गए हो क्या आप मैं किसको कह रहा हूं? तो आज की तारीख में इस पूरे देश के अंदर जो चमचों का पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें उनको सपने में जागते सोते हर जगह मोदी, और कोई कमी रह जाए तो शाह। बेसिकली क्या है, आप आज समझिए भारतीय जनता पार्टी की हायरार्की और लीडरशिप लाइन को देखिए। जो महाफजूल और गालीबाज लोग हैं, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन क्या है मुझे बता दीजिए। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के चेयरमैन थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर और आईसीसी तक अमित शाह के बेटे को पहुंचा दिया। ठीक, वो तो जेपी नड्डा बीच में आगे नहीं थे, इस बार भी मंत्री बनते। जब उन्होंने मुसलमानों को गाली दी दिल्ली के सार्वजनिक मंच पर, एफआईआर दर्ज हुई जज के उस हस्तक्षेप पे, उसके बाद उनको सरकार का चेहरा बनाया गया था, आई&बी मिनिस्टर बना दिया भाई। गाली देने के बाद होना चाहिए था उसको कैबिनेट से ड्रॉप करो, उसको कैबिनेट मंत्री उसमें बनाया गया, आई&बी मिनिस्टर। तो आपको देखना पड़ेगा किसकी जगह कौन लिए जा रहे हैं यहां पर आज की तारीख में, फेवरेट्स कौन है। चंद उदाहरण देता हूं आपको। मनोहरलाल खट्टर इज वन सच, कोई शक आपको? रेखा गुप्ता, ठीक, मोहन सिंह यादव, भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ चलिए, पर्ची में से निकले हुए सीएम। तो उसमें फिर आप लीडरशिप देखिए, नेता कौन होता है आशीष भाई, कि एक नेता अपने साथ लीडरशिप को डेवलप करता है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे लीडरशिप डेवलप होती है। अटल जी के टाइम में अगर इतने बेहतर वक्ता थे पूरे देश के स्तर पर वाजपेयी, तो उसका कारण था। अडवाणी के टाइम में वो लोग थे, राजनाथ के टाइम वो लोग था। क्यों? क्योंकि पार्टी एक या दो व्यक्ति पर केंद्रित नहीं थी। पार्टी के अंदर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड भी था, सारी चीजें एक सिस्टम था। आज की तारीख में गुजरात लॉबी के बाहर कुछ भी नहीं। उनको पसंद तो आप खुदा, अगर पसंद नहीं तो आप जुदा, बीच की सवारी नहीं। तो वैसी सूरत के अंदर ना तो आपको बेहतर ऑरेटर मिलेंगे, ना आपको बेहतर लीडर मिलेंगे, आपको चाहिए चमचे। क्यों? क्योंकि चुनाव तो आप गणेश गुप्ता की मदद से जीत ही लोगे, सिंपल सी बात है। असली उसके लिए कहानी। नेता, भैया हरियाणा में आप आए थे, कोई नाम लेवा था क्या मनोहरलाल खट्टर का? नाम लेवा बताइए मुझे पूरे हरियाणा में, भाजपा के किसी पोस्टर पे आपने मनोहरलाल खट्टर का नाम देखा हो? ठीक, केंद्र में चौथे पांचवें नंबर का मंत्री है वो आदमी, और कौन जाने कि वो भाजपा का अध्यक्ष बन जाए। आज की तारीख में क्वालिफिकेशन क्या है कि मोदी की आंखों का तारा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। हो गया आप शिवराज चौहान, क्या कर लोगे? जाओ। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, स्पीकर बना रखा है बेचारे को, कर लो क्या करोगे, सीनियर मोस्ट। तो एक पक्ष वो है। आपने भारतीय जनता पार्टी जिस गति को प्राप्त होगी उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। सदा तो शासन किसी का रहा नहीं, कभी ना कभी तो सत्ता से बाहर होगी। उसके बाद क्या होगा भाजपा का, उस दिन से भाजपाइयों को और संघियों को डरना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं आपको, पूरी नेतृत्व का नेता वो होता है जो सेकंड लाइन, जैसा मैंने कहा, नेतृत्व तैयार करे। मोदी जी ने अनुभव तैयार करने के अलावा कोई काम नहीं किया 11.5 साल में, और उससे पहले गुजरात में वही किया। वहां भी कैसे चुनाव जीतते थे, यहां भी वैसे ही जीतते, पूरा गुजरात मॉडल। आपने कहा राहुल गांधी ने आज सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, और उसमें उन्होंने अब तक का जो भी ये सेशन चला है उसके अंदर पूरा रिव्यू किया, उसका सबको शाबाशी दी कि इस बार हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखना है, पूरा ऑफेंसिव रहना है इश्यूज के ऊपर, और भाजपा के हर झूठ को एक्सपोज करना है। ये आज की मेन लाइन थी कि भाई अब तक का जो भी ये सेशन चला है इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के गदगद है, और इसीलिए शाबाशी आमतौर पर होता है कि आखिरी दिन या आखिरी दिन से पहले दिन सीपीपी की मीटिंग बुला ली जाती है, आज पहले ही बुला ली। और उसमें कहा कि यही, क्योंकि राहुल को आपको पता है 15 को जाना है जरूरी, उनके कई इवेंट्स हैं, तो उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है 13-14 की, हाउस में कोई एमपी अपनी कंस्टिट्यूंसी में निकल जाते हैं, तो टुडे वाज द बेस्ट डे। तो उन्होंने वो उसमें पूरा किया, प्रियंका भी बोली वहां पर, और तमाम सांसदों को उनके प्रोएक्टिव रोल के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और कहा कि इसी मोमेंटम को हाउस में बनाए रखना है और बीजेपी को सांस नहीं लेने देना, जन महत्व के इश्यूज को और देश के लार्जर इश्यूज के ऊपर, और इनकी झूठ को एक्सपोज करो, हर चीज को एक्सपोज करो। आज की पार्लियामेंट्री पार्टी का ये पूरा उद्देश्य था जो मॉर्निंग में सीपीपी की मीटिंग। अच्छा, ये अरुणाचल और केरल, इन दोनों के बारे में आप कहा था कि विशेष, इन दोनों को लेकर के विशेष जो है प्रसन्नता कुछ थी राहुल की, वो क्या मोटिव था? उन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया ओवरऑल सेशन के दौरान तमाम इश्यूज के ऊपर, उसको लेकर के, उसमें डिटेल्ड रेफरेंस नहीं आया
केवल प्रियंका अच्छा। ने एक लाइन में कहा कि उनको स्पेशली मैं बधाई देती हूँ, डिटेल रेफरेंस नहीं था, प्रियंका ने किया। अच्छा अच्छा, चलिए खैर मीटिंग लिया है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। रवि किशन से सुना हूं मैं कि मंगलवार की पाठशाला मोदी जी चलाते हैं, और उसी पाठशाला से रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे धुरंधर निकले हैं। उनकी भाषा तो आप लोग सुनते ही होंगे, कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये क्या बोलते हैं यही जानते हैं, और कोई सामने वाला समझ नहीं पाता है। तो मंगलवार की पाठशाला तो खैर कतई न चलावे जो है, शुक्रवार की पाठशाला भी अच्छी है अगर समझा पाए। अब हालांकि इसमें बहुत सारे भक्त कहेंगे देखो मोदी जी मंगल को और ये शुक्र को जुमे के दिन, हम बता दे रहे हैं, आइडिया हम दे रहे हैं भक्तों को, आईटी सेल वालों को कि ये जानबूझ करके देखिए, तुष्टिकरण देखिए कि शुक्रवार को जुमे के दिन इन्होंने मीटिंग की और मोदी जी मंगल को करते हैं। खैर अंधभक्तों की यही सब, इससे ऊपर उठ भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनको मुबारक हो। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।